Assalamu alaikum. I'm Abdullah Zia Abasi and I'm doing mechatronics engineering from Yale University, and this is our EDC final project. So I'm gonna explain this, that what is our project and what are their consequences and how it works. Everything gonna explain here. So we'll start that. First of all, we know that what is our project. So our project is that we control the direction of DC motor by using BJT, ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एच ब्रिज. बेसिकली हम लोग यहाँ पे एच ब्रिज यूज़ करके मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करें. हम मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं एच ब्रिज से, लेकिन हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, जो हमारा यहाँ पे फोकस है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एच ब्रिज से डीसी मोटर को की डायरेक्शन को कंट्रोल करें. ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने करंट 2 एम्पेयर का करंट ड्रॉ किया हुआ है. इसके बारे में सारा एब्स्ट्रैक्ट मैंने इधर लिखा कि दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एच ब्रिज सर्किट यूजिंग बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. वी यूज़ बेसिकली BJTs टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ 9 volt DC motor. So with a maximum current drawn of 2 ampere, this circuit includes an optical isolation and a flyback diode to protect the circuit components and ensure smooth operation of the motor. And also one thing we add in this project, ऑप्टो कपलर ना. ऑप्टो कपलर क्या करता है, वो आइसोलेट करता है. आइसोलेट उसका फंक्शन क्या है कि वो बाकी कंपोनेंट्स को जलने से बचाता है, बेसिकली उनको आइसोलेट करते हैं. सो द एच ब्रिज सर्किट अलाउज फॉर बाई डायरेक्शनल कंट्रोल ऑफ द मोटर. ये 2 डायरेक्शन में मोटर को कंट्रोल करेगा, लाइक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इनेबलिंग इट टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल. So the motor is intended to operate continuously for the duration of 14 minutes. We design a motor which continuously operate approximately 15 minutes. The design and construction of the circuit were completed successful, alhamdulillah, and tested for functionality, demonstrating reliable and efficient control of the motor's direction of motion. The result of this project demonstrate the practical application of H-bridge circuits in motor control and provide insight into the importance of protective components in ensuring the durability and longevity of electronic system. सो बेसिकली अब हम जाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा एच ब्रिज को, कि और ऑब्जेक्टिव इज़ मेक अ सर्किट ऑफ एच ब्रिज. एच ब्रिज यूज़ किस लिए होता है, एच ब्रिज की क्या वर्किंग है, उसका अब हम आगे देखेंगे कि एच ब्रिज इज़ यूज टू रोटेट द मोटर. एच ब्रिज का क्या काम है, एच ब्रिज मोटर को रोटेट करता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोटर को रोटेट करवाना चाहते हैं, या फिर हम उनको, ऐसा भी पॉसिबल है कि हम मोटर को एट अ टाइम तो नहीं कर सकते, बट एक टाइम में उसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर उसी के बाद वो वाला स्विच क्लोज करके नेक्स्ट स्विच ऑन किया जो एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेगा. वो बेसिकली हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हमने उस पर क्या लॉजिक लगाई है, क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, हमारा प्रोटीज डिज़ाइन क्या है, उसकी स्टिमुलेशन, वो सारा कुछ उस पर आता है. सो go on components. We use different components like transistor, PNP, NPN, resistors, connectors, switches, copper plate, FeCl3, optocoupler. Basically these connectors are not necessary in proteus stimulation, but either or unless यहाँ पर हमारे पास ऐसे केसेस बन जाते हैं कि हम डायरेक्ट पीसीबी जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर स्विचेस इस तरह के अवेलेबल नहीं होते ना, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर कनेक्शन कर सकें, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्टर्स लगा देते हैं, उनके साथ वायर्स अटैच करके इजीली हम उसको अपना डिज़ाइन को एंड तक लेके जा सकते हैं. सो FeCl3 का क्या काम होता है. FeCl3 का जो बेसिकली फॉर इचिंग. सो PCB FeCl3 की हम बात कर रहे थे कि FeCl3 यूज़ किस लिए होता है, इचिंग के लिए यूज़ होता है. वो कॉपर ट्रेसेस जो है वो PCB बोर्ड के ऊपर
प्रिंट करता है, जिसकी वजह से हम लोग कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं FeCl3 की मदद से। वो करता क्या है कि जो कॉपर है, कॉपर को इच कर देता है पीसीबी पर, जो हम लोगों ने बेसिकली प्रोटियस स्टिमुलेशन करके पीसीबी डिज़ाइन, पीसीबी लेआउट हम लोगों ने निकाला होता है, उसको इच करता है, जिससे हम लोग अपना सर्किट जो है उसके कंपोनेंट्स को आपस में अटैच कर सकते हैं। वो एक पूरा सर्किट बन जाता है वहाँ पर। ये अब हम लोग प्रोटियस की देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया। ये हमारे पास प्रोटियस स्टिमुलेशन थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने इसमें क्या किया कि यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले पोर्शन को देखें, यहाँ पर ये मोटर लगाई हुई है हम लोगों ने। मोटर के साथ 4 डायोड का एच ब्रिज बनाया है। एच ब्रिज के साथ हम लोगों ने PNP 2 ऊपर ट्रांजिस्टर PNP अटैच किए हैं और नीचे 2 NPN ट्रांजिस्टर अटैच किए हैं। फिर उनके साथ 2, एक यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है। ये क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ का 4th NPN ट्रांजिस्टर है, इसके साथ से होता हुआ जाके इसके सेकंड वन के साथ इसके साथ जाके अटैच होगा। और जो हमारे पास ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये वाला जाकर यहाँ पर इसके साथ अटैच होगा। इसके साथ ऑप्टो कपलर हम लोगों ने लगाया, ऑप्टो कपलर के साथ रजिस्टर लगाएं, रजिस्टर के साथ ऊपर बटन। अब एक ये वाला जो हमारे पास बटन है, ये क्या करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये एक बटन हमारे पास जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करेगा। हमने इसको 12 वोल्ट की DC बैटरी भी अप्लाई कर दी है, इसकी हमने DC बैटरी भी अप्लाई कर दी है। और ये हमने बाकी इसमें यही कंपोनेंट, बाकी ये कनेक्टर्स हमने यूज़ किए जो कि हमें आगे PCB बोर्ड या PCB लेआउट वगैरह में हमें यूज़ आएंगे। सो वी मूव, दिस इज़ बेसिकली क्लोज व्यू ऑफ सेम डिज़ाइन। This is a PCB layout. PCB layout we make of our circuit. We make a PCB of our circuit as shown. You see we all our components paste here and connect their connections. This is a close view of our PCB design, PCB layout, and this is a 3D visualization. This is a 3D visualization from which we are able to attach our components easily. 3D visualization is basically a very good for गुड भी कह सकते हैं इसको, और ये इजी भी बहुत होता है कि हमें इससे काफ़ी मदद मिल जाती है कि पीसीबी के ऊपर हम लोगों ने इसको कैसे पेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगाने हैं। पीसीबी लेआउट से काफ़ी अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। 3D विजुअलाइजेशन से ये है कि हमें प्रॉपर एक अपने रियल कंपोनेंट की एक पिक्चर सामने होती है 3D में, तो हम लोग ईज़िली उसको अटैच कर सकते हैं। And this is the final 3D visualization from which we print on a photo paper and print on PCB board, then we etch with FeCl3. This is our final circuit from which we attach all components on PCB boards. Here we make a mathematical calculations. Basically we have a 2 ampere current and 9 volt battery source. So basically we want to find a power that how much power it required. So we apply a formula of power, which is voltage into current. So we have voltage of 9 volt and current is 2 ampere, so we get 18 watt power. Then this is our project work. This is our final look of our project. Here we attach our all components on PCB board. This is the main thing, that what is the procedure, that how we make our Proteus stimulation, then our 3 PCB layout, and then
3D visualization, and how we etch our design on PCB board. Then we Okay, this is the procedure that how we make our circuit. The first and most basic thing is make a stimulation Proteus. Proteus stimulation is the main and basic and first step for the design. Here as shown in figure 14.1 and 14.2. So here is the Proteus design which we review previous. Here we reviewed previous. This is our Proteus design which I recall previous now. So start making PCB design if the schematic is running. Obviously that if the Proteus stimulation हमारी अगर वर्क कर रही है, अगर हमें चल रही है, देन ही उसके बाद जाके हम बिकॉज अगर कोई भी इसमें ऐसी वैसी चीज़ आ जाती है तो Proteus स्टिमुलेशन ही हमें एरर दे देता है. जब Proteus स्टिमुलेशन हमें एरर दे देगा तो ऑब्वियसली कि हम आगे नहीं चलेंगे, हम पहले उस एरर को रिजॉल्व करेंगे. जब सारे इश्यूज, जब सारे एरर्स क्लियर हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि PCB डिज़ाइन बनाएंगे. PCB डिज़ाइन बनाएंगे. When PCB design is done in Proteus, take out the PDF file of the PCB design that we previous discussed. That this is our final design, and we print this look. So okay, then when our 3D visualization is clear to us, then we understand properly that how our circuit work. Then we start implementing on breadboard. ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब हम एक PCB बना रहे होते हैं तो PCB में यह है कि हम प्रॉपर उसको FeCl3 से एच करना, देन उसके बाद उसकी ड्रिलिंग करना, ड्रिलिंग के बाद उसके कंपोनेंट्स, देन सोल्डरिंग इट. एट द लास्ट अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए और अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलता तो वो फिर एज यूजुअल कि बहुत टाइम वेस्ट वाली बात है. तो हम उसको सेम सर्किट को पहले ब्रेडबोर्ड पे हम उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके पहले ब्रेडबोर्ड पे चलाते हैं. ब्रेडबोर्ड पे चलाने का ये फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब कहाँ पर कमी आ रही है. वो फिर हम उसको वहीं पर पहले ब्रेडबोर्ड पर रिज़ॉल्व करके देन उसकी फ़ाइनल लुक लेके हम फिर PCB पर जाते हैं. PCB पर बिल्कुल फ़ाइनल डिज़ाइन. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस हमने प्रिंट निकाला उससे 3D विजुलाइजेशन का एंड हम लोग डायरेक्ट PCB पे चले गए. और अगर वहाँ पे ज़रा सी भी गलती आ जाती है तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट है. और यू ऑलवेज से दैट वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड एवरीथिंग. सो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि ब्रेडबोर्ड पे सर्किट को पहले पैच कर लिया जाए. सो व्हेन द सर्किट रन ऑन ब्रेडबोर्ड, टेक अ प्रिंट ऑफ PDF फाइल ऑन अ स्टिकर शीट एज अ डिस्कस. सो प्लेस द पेपर अपसाइड डाउन ऑन द कॉपर प्लेट एंड आयरन इट. पेपर we print on PCB board, बट द पेपर इज़ हर पेपर उस पर प्रिंट हो भी नहीं सकता. इसके लिए एक हम लोग लेते होते हैं 80 ग्राम और 90 ग्राम. हम लोग इसके लिए फ़ोटो पेपर लेते हैं. फ़ोटो पेपर से ये है कि प्रिंट बहुत स्टिकर से भी आ सकता है, लेकिन उसका ये है कि कई जगहों से उतर जाए. बट फ़ोटो पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. दैट 80 to 90 ग्राम फॉर ऑल ऑफ़ यू, दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो उसके ऊपर हम लोग वो प्रिंट लेते हैं. प्रिंट लेके हमने उसको PCB बोर्ड के ऊपर रखा. फिर साथ साथ उसको ड्राई वेट करते रहे और आयरन उसको करते रहे. अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ 3 to 4 minutes. फिर उसका यह है कि वो प्रिंट हमारा PCB के ऊपर आ जाता है. जब PCB के ऊपर वो पूरा प्रिंट आ जाता है देन हम उसको एक बॉक्स में FeCl3 लेते हैं. FeCl3 में फिर उसको डिप करते हैं. फिर उसको साथ साथ मिक्स करना. और दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसीजर ऑफ यू से दैट अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 minutes और मोर देन 4 to 5 minutes. दैट जब प्रॉपर तरीके से जब वो एच हो जाता है, जब कॉपर प्रिंट हमारे PCB बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं देन हम उसको निकाल लेते हैं. अब यह है कि हमारे सारे कनेक्शन
हम उसकी पहले चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी DMM से कि कनेक्टिविटी हर जगह से पूरी है, क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि वो इच सही नहीं होता और कहीं से हल्का सा कनेक्शन जो है वो इच नहीं हुआ होता, तो हमारा फिर वो सारा सर्किट आपस में अटैच नहीं होता। जब सारा सर्किट अटैच नहीं है तो ड्रिलिंग करके कंपोनेंट्स एंड सोल्डरिंग वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। जब तक वो एक छोटी सी जगह भी अगर हमारे पास नहीं है तो जैसे कि बाद में फिर उसको जंपर लगा के हमें वो करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट लुक प्रोफेशनल लुक। सो जब हम लोग इच कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि DMM साथ रख के उसकी कनेक्टिविटी हम चेक कर लें कि सब जगह से हमारे कनेक्शन पूरे हैं, कहीं से कनेक्शन लूज़ तो नहीं है, या कहीं से वो प्रॉपर इच ना हुआ हो। तो सो इट इज़ बेसिक गाइडलाइन। सो फिल द रिमेनिंग लाइन विद परमानेंट मार्कर। हाँ, अगर तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग प्रिंट इस्त्री कर रहे होते हैं तो अक्सर जब हम उठा देते हैं तो वो कुछ लाइंस वहाँ पर नहीं आती, तो उसका भी हल है हमारे पास कि हम परमानेंट मार्कर से, या फिर हम वाइटनर से भी आ जाता होता है, या परमानेंट मार्कर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे यह है कि सफाई भी रहती है। परमानेंट मार्कर आप उस जगह पे लगा के वो भी FeCl3 उस पर भी काम कर जाता है कि परमानेंट मार्कर से अगर हम लोग बना लें परमानेंट मार्कर्स टू अचीव गुड रिजल्ट। सो when your print is ready, put the copper plate in the concentrated solution of FeCl3. Make solution in 1:2, which I discussed previously. So dip the copper plate for 15 to 20 minutes. Yeah, you may say that 50 to 20 minutes is a lot of time. It may be you say almost 10 minutes is enough for etching. So take the copper plate out of the solution carefully. Make sure that you don't touch the chemical with the bare hands. हाँ, इस चीज़ का आपने काफ़ी ध्यान रखना है कि केमिकल को आपने टच नहीं करना। उसका ये है कि उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, हाथ शायद ख़राब हो सकते हैं उससे, या फिर अक्सर कपड़ों पे अगर वो लग जाए तो फिर उसका रंग जाता नहीं है। तो इन चीज़ों की काफ़ी अपने सेफ्टी मेजर्स, ग्लव्स, गॉगल्स एंड दीज आर एन नेसेसरी फॉर द बिगनर्स, जो कि इस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं है, या फिर उनके लिए, या प्रोफेशनल हैं भी वो भी इस चीज़ को यूज़ करें तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर देम। सो rinse the copper plate with water, remove the marked black line using thinner or petrol. The process is called etching. So okay, check the circuit using DMM, that is there any wire which is short, which I previously said that you must check connectivity of the circuit, कि कनेक्टिविटी सर्किट की लाजमी चेक करनी है कि कनेक्टिविटी सर्किट की पूरी है, या कहीं से वो टूटा हुआ हो, या फिर कहीं से वो रिमूव हुआ हो, तो उसको आपने प्रॉपर चेक करना है। अगर तो कनेक्टिविटी आपकी पूरी है, बिल्कुल आपका हर जगह से कनेक्टिविटी कनेक्शंस वगैरह फुल हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, देन यू मे move to forward process. So what is the forward process? That now you drill the holes on PCB, where drill the holes where you attach the components. Now when you after drilling, solder the components using soldering iron to attach components. सोल्डरिंग, अच्छा सोल्डरिंग करते हुए भी बड़ा ध्यान रखना है। अक्सर ये होता है कि हम लोग कंपोनेंट कोई गलत अटैच कर जाते हैं, फिर उसको वापस उतार कर सोल्ड करना, फिर वहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि कनेक्शन उतर जाता है। कनेक्शन जब वहाँ से कनेक्शन उतर गया कि उसकी कनेक्टिविटी लूज़ होगी वहाँ से, तो फिर अनलेस यू से दैट वो फिर हमारा सर्किट चलेगा नहीं, सर्किट नहीं चलेगा। तो इसलिए सोल्डरिंग बड़े ध्यान से करने वाली चीज़ है। और check your circuit with 3D design and broadcast. As I previously said, the 3D visualization is the best option and very easy for us that उसको देख के हम अपना जो PCB डिज़ाइन है, PCB पे कंपोनेंट जो लगाते हैं हम उसको देख के लगाते हैं। Now connect the circuit with the source and test the circuit. फिर उसके बाद जब हमने सारे कंपोनेंट्स लगा लिए, कंपोनेंट्स लगाने का ये, फिर उसके बाद सोल्डरिंग भी हमारी होगी। अब हमारा सर्किट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंडीशन में है। फिर हम क्या करेंगे, हमें जो जैसे अब हमारा सर्किट था कि 9 वोल्ट की DC बैटरी है, और हमने उसको एच ब्रिज के साथ और मोटर अटैच करके उसको चलाना है हमने क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। तो हम क्या करेंगे,
उसके साथ मोटर जो अटैच करनी, मोटर अटैच करके और जो सी बैटरी है, जो सी सोर्स है हमारे पास, डीसी डीसी सोर्स है हमारे पास बैटरी 9 वोल्ट की, हम वो बैटरी अटैच करेंगे। बैटरी अटैच करके अब हम सर्किट को टेस्ट करेंगे। व्हेन द अबव स्टेप इज़ completed, टेक ऑल द रीडिंग्स, देन वी टेक अ रीडिंग्स. This is I hope you may understand the procedure which I discuss with you. If you have any query, then please comment me or DM me for more detail. Thank you so much. So this is the cost analysis that we use transistors and how much cost we get. So transistor approximately we use NPN, and PNP is 360 rupees, and uh, optocoupler is almost 10 rupees each, and resistors price very cheap, 1 rupees of each resistor. And this is all we use in our circuit. Okay, total cost is 430 of all components. मैंने इसमें किराया वगैरह ऐड नहीं किया, बोला कि हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 600 तक पहुंच ही गया था. So now we see that application of these H-bridge, that H-bridge circuit design. This project has several practical application in the field of motor control and electronic system design. Some potential application include that H-bridge जब किस किस में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में, ऑटोमोटिव्स में, होम ऑटोमेशन में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन and many others, but we discuss few of them here. So H-bridge circuits are commonly used in robotics application to control the motion of motor in various direction. That जैसे हम देखते हैं रोबोट है, अब रोबोट काफ़ी डायरेक्शन में जाते, राइट साइड पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बैक एंड पे क्या एच ब्रिज यूज़ हुआ होगा. The circuit could be integrated into a robotic system to control the motion of a motor used in a robot arm or other moving component. That robot की कोई भी moving component है, like उसका head है, arms हैं, legs हैं, belly है, like जो भी उसकी पार्ट उसका मूव कर रहा है, उसको मूव करने के बैक एंड पे एच ब्रिज यूज़ हुआ होता है. Automotive H-bridge circuits are also used in automotive application to control the motion of electric motor used in hybrid and electric vehicles. The circuit could be adapted for use in an electric vehicle to control the motion of a motor. Okay, so home automation H-bridge circuit can also be used in home automation application to control the motion of various devices such as curtains, blinds, or the fans. You say fans also move in clockwise direction. This circuit could be used to control the motion of a motor used in industrial automation, enabling precise and efficient control of the machinery. Industrial automation में भी H-bridge का काफ़ी रोल है. So overall, the H-bridge circuit design in this project has a wide range of potential application in various industrial field and industries and field. Its ability to provide directional control for motor make it valuable tool for precise and efficient motor control in a variety of applications. And now we move our conclusion that what we conclude from our circuit, that in this project we successfully designed and implemented an H-bridge circuit using bipolar junction transistor to control the direction of 9 volt DC motor with a maximum current draw of 2 ampere. Hope you people may understand. The circuit design include an optical isolation and a flyback diode to protect the circuit components and ensure smooth operation of the motor. Throughout testing, we found that the circuit was able to reliably and efficiently control the direction of the motor's motion, allowing it to move forward and backward as desired. Additionally, we were able to demonstrate the importance of protective components such as the flyback diode and optical isolation, which help to prevent damage to the circuit. बेसिकली वी यूज़ अच्छा हम इसमें BJTs के अलावा फेट्स, जे फेट्स, मॉस फेट्स ये सब भी यूज़ कर सकते थे. वो भी BJT की जगह यूज़ हो सकते थे, बट
अगर हम इसको देखते हैं, we could investigate that the use of other types of transistors जैसे MOSFETs और JFET to achieve higher efficiency and power handling capacity. Additionally, we could explore the use of microcontrollers or other control system to automate and optimize the control of the motor. Overall, this project has helped to build a foundation for further exploration and development in the field of motor control and electronic system design. Mm, we may use JFETs and MOSFETs. They are more efficient than BJTs, but in our requirements, we use here BJTs. So this is our project that we control a DC motor in clockwise or anti-clockwise direction from drawn of current of 2 ampere and 9 volt battery source. If you have any query, then please comment me. Okay, now we will move on our project working. Sir, this is our final project. This is here we use motor and BJTs, and this is our all components we use here. We use also optocoupler for ensure safety, and here we are gonna apply that how it works, and we use 9 volt battery source with these connectors. We use two button in our project. That first we push this button, that this is moving clockwise direction, and this button moves the motor in anti-clockwise direction as shown in our project, here for clockwise and here for anti-clockwise. Here the introduction of H-bridge. H-bridge is a type of electronic circuit that allows you to control the bidirectional and speed of motor. As I previously discussed that we also control the speed of motor, but our main focus on here our project is to control the direction of motor. So we only control the direction in clockwise or anti-clockwise. So it consists of four switches that are arranged in an H shape, which we also call as H bridge. By turning on and off these switches in a specific pattern, you can change the polarity of the voltage supplied to the motor, which determine its direction of rotation. H-bridge, as I previous discussed the application of H-bridge, that it's used in robotics and automotives, etc. Here the Proteus stimulation, PCB layout, and 3D visualization. Types of H-bridge, there are two main types of H-bridge, that single-ended H-bridge and the full bridge H-bridge. The single-ended H-bridge is a simpler and less expensive, but it can only drive the load in one direction. The full bridge H-bridge on the other hand can drive the load in both direction. That's mean we use that the full bridge H-bridge in our circuit. The full bridge H-bridge can also provide better performance, as it can also produce a higher voltage across the load, which can be useful in some applications. However, it is more complex and expensive to build than a single-ended H-bridge. In our circuit, we use a full bridge H-bridge that can drive the load in both directions. So, application of H-bridge I previously discussed in our previous slides. Advantages and disadvantages of H-bridge. Uh, Main advantage of H-bridge is the ability to control the direction of the load. This make it ideal for application where there is a need to reverse the direction of a motor or other electrical device. Another advantage of H-bridge is the ability to provide variable speed control by adjusting the frequency of the switches. The speed of the load can be controlled precisely, which is useful in many applications. And the disadvantages of H-bridge is one of the main disadvantage of H-bridge is its complexity. The circuit requires four switches, which can be difficult to control and synchronize. In addition, the circuit must be carefully designed to avoid short circuits and other problems. Another disadvantage of H-bridge is its cost. This circuit requires several components, including transistors, diode, and capacitor, which can add up to a significant cost, especially for high power application. As we see the future of H bridges, as technology continues to advance, the use of H bridge is likely to increase. With a growing demand for electric vehicles and renewable energy sources,
Edge will play an important role in controlling the movement of motors and other electrical devices. In addition, the development of new materials and components may lead to more efficient and cost effective edge bridge circuits, which could further expand their application and use. So this is our end of project. If anyone have any query and any questions, then please DM me or in comment section. Thank you so much.